मित्रों, पंडित इलाचंद जोशी गेटे का अध्ययन करने लगे थे और उनकी 4 किताबें बहुत मुख्य रूप से उन्होंने पढ़ी। उन्होंने बचपन से गेटे के ही साहित्य दृष्टि पर ही सूक्ष्म विश्लेषणात्मक और सुलझी हुई थी। वह मनुष्य के अंतर जगत की बड़ी ही गहरी बातों को ऐसी सुबोध शैली में कहने का माहिर था कि साधारण से साधारण साहित्यिक प्रेमी भी उसे पढ़कर गहरा ज्ञान प्राप्त कर लेता था। उसके साहित्यिक मंतव्यों को पढ़ने पर ऐसा लगता था कि जैसे कोई तत्वदृष्टा अंतर्जगत की गूढ़ अंधकारपूर्ण गहराई में बैठकर वहाँ से अनमोल साहित्यिक रत्नों को इकट्ठा करता चला गया हो और फिर उस अंधेरे पाताल लोक से बाहर निकलकर उन महारत्नों को करीने से संजोकर एक विशेषज्ञ रत्न पारखी की तरह प्रत्येक के उत्पत्ति, विकास, ह्रास और अंतिम परिणति का पूरा विवरण देता हुआ किसी म्यूजियम के अध्यक्ष की तरह प्रत्येक का ऐतिहासिक विवरण देता हुआ उसके महत्व की व्याख्या कर रहा हो। साहित्यिक तत्वों के स्थायी उद्देश्य और शिल्प के इतने बड़े और आधिकारिक व्याख्याता का दूसरा मुझे कोई उदाहरण नहीं दिखा। उसकी वह व्याख्या केवल अपने ही युग के इस विषय पर नहीं वरन सभी युगों, भूत, वर्तमान, भविष्य के साहित्यिक शिल्प और सटीक का से लागू होता है। उसने सभी कालों, सभी देशों के शिल्प संबंधी मूलगत तत्वों का निरूपण केवल पुस्तकगत आधार अध्ययन से नहीं, अपने सहज संस्कारों और सहज ही अंतर्दृष्टि द्वारा किया। शिल्प संबंधी इन मूलगत तत्वों को निरूपण में अपने प्राच्य और पाश्चात्य सिद्धांतों के बारीक भेद को तनिक भी मौका नहीं दिया। उसका कहना था कि क्या प्राच्य और क्या पाश्चात्य सिद्धांत सभी मूलगत रूप से मानव की मूलगत चेतना द्वारा सहज ही विकसित होकर मानवीय संवेदना की मौलिक एकता को प्रतिपादित करते हैं। प्राच्य और पाश्चात्य सिद्धांतों का निरूपण समय समय पर जिन विभिन्न व्याख्याताओं द्वारा हुआ, उनमें कभी मूल भेद नहीं रहा। सुकरात और अरस्तु द्वारा बाद में जो कला संबंधी सिद्धांत तय किए गए, वे गेटे कथनानुसार प्राच्य, विशेषतः भारतीय साहित्याचारों, अलंकार शास्त्रियों के सिद्धांतों से मूल रूप से कभी भिन्न नहीं रहे। उन दोनों वर्गों के साहित्य शास्त्री तथा शिल्प विशेषताओं ने मूलतः एक ही पुस्तक से शैल्पिक ज्ञान प्राप्त किया और वह मूल उस था। मनुष्य की अतल व्यापी और विराट अंतश्चेतना सत्यम सुंदरम की जिस प्रकार भारतीय काव्य सिद्धांतों में पाई जाती है, वही नारा यूनान में सुकरात ने उद्घोषित किया। उसके शिष्य प्लेटो या अफलातून ने अक्षर प्रति अक्षर उन सिद्धांतों को अपने नए भोंपुओं द्वारा अधिक तीव्रता से प्रतिध्वनित किया। आज पाश्चात्य देश में जो साहित्यिक सिद्धांत प्लेटो द्वारा प्रतिपादित बताया जाता है, उनकी मूल कल्पना सुकरात द्वारा ही प्रतिपादित हुई थी। इसे सुकरात का दुर्भाग्य ही कहे कि आज उसकी सभी महत्वपूर्ण साहित्यिक और शैल्पिक सिद्धांतों का श्रेय सर्वत्र प्लेटो को ही दिया जा सकता है। गेटे प्राचीन भारतीय सिद्धांतों से भी प्रभावित परिचित था। केवल सिद्धांतों से ही नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय साहित्य का एक बहुत अच्छा अध्येता भी था। कालिदास के सुप्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के संबंध में उसने 4 पंक्तियों की सुप्रसिद्ध रुबाई लिखी थी। उसके प्राय सभी साहित्यिक प्रेमी परिचित हैं। कालिदास के दूसरे ग्रंथों से भी वह परिचित था। मूल संस्कृत वेत्ता जर्मन विद्वान से पढ़ने की आकांक्षा रखता था और गीत गोविंद के पदों का अनुवाद जर्मन भाषा में मूल संस्कृत से किया गया था। इसीलिए वो कहता है कि प्राच्य और पाश्चात्य साहित्य और शिल्प संबंधी सिद्धांतों में
मूलतः कोई भेद नहीं है, तब उसकी बात मान लेने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं गेटे की साहित्यिक कृतियों, विचारों का अध्ययन बार बार करते रहने पर कभी तृप्त नहीं हो सका। उसकी आत्मकथा में जो साहित्यिक विचारों की भरमार है, उसकी प्राय सभी श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों भी ऐसी विचारों में भरपूर हैं। यदि गेटे प्रकृति की किसी खाम ख्याली से हिंदी साहित्य का लेखक पैदा हुआ होता तो हमारे साहित्यालोचकगण चिल्ला कर कहते कि उन कृतियों में स्थान स्थान पर साहित्यिक भाषणों की भरमार है। इसीलिए वह कृतियों विशुद्ध साहित्यिक रचना नहीं मानी जाती, क्योंकि हमारे साहित्यिक क्षेत्र में दुर्भाग्य से यह प्रकृति पाई जाती है कि लोग किसी साहित्यिक कृति के उद्देश्य की गहराई और उसके शिल्प की समग्रता में काव्य का विवेकपूर्ण विवेचन करने के बजाय उसकी प्रूफ रीडिंग को अधिक महत्व देते हैं। एक आलोचक ने तो मेरी रचना के पूरे संबंधी मूल्यों को मेरे ही ज्ञान के ऊपर थोप कर उसकी आलोचना करते हुए लिखा कि लिंग संबंधी दोष पाया जाता है और इसी आधार पर मेरी शिल्प विधि की प्रतिकूल आलोचना की। कहना न होगा, इस तरह के महत्वहीन और निराधार बातों के चक्करों में पड़ जाने से किसी सृजनात्मक कृति की न्यायोचित समालोचना नहीं हो सकती। मेरे उपन्यासों में कहीं कहीं चरित्र चित्रण के औचित्य और संगीतपूर्ण प्रवाह से में भाषण अवश्य आए हैं। मेरे अपने मन में इन तथाकथित भाषणों को मैंने अपनी रचनाओं में स्पष्टता इस कारण से की कि भाषणों के द्वारा मेरे चरित्र नायक या अन्य किसी मुख्य पात्र के चरित्र का प्रस्फुटन है। केवल गेटे के साहित्यिक विचारों ने ही नहीं, उनकी जीवन दृष्टि ने भी मेरे अंतर्मन के अनेक अवरुद्ध वातायनों को खोला और साहित्यिक और जीवन से संबंधित नए नए परिवेश की पूर्ण मुग्धकारी मनहर झांकियाँ मेरे भीतर आँखों के आगे उपस्थित की।